वेलकम बैक टू द कोर्स थर्मोडायनेमिक्स। आज हम शुरू करेंगे इस कोर्स का लेक्चर नंबर 5, बट मेक श्योर आपने पहले सभी लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हो। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या हैं। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, आपने टॉपिक को रिवाइज कर लिया और आपको अब कोई भी डाउट्स नहीं है। इन केस अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री, आप अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डाल के पोस्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी लेक्चर के एंड में हमेशा लिखी रहती है, बट प्लीज अपने डाउट्स को अपने पास नहीं रखिए। अगर रखेंगे तो आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आप एग्जामिनेशन में एक्सेल नहीं करेंगे। अब आज के इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 याद है, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होते हैं, तो वहां पे हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज द इंटरैक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की चीजें हैं जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकती हैं। नंबर 1 मैटर और नंबर 2 एनर्जी। तो आज के इस लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में सीखने वाले हैं, कैसे एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। और इस लर्निंग में जो टॉपिक्स आज आप सीखोगे वो है इंटरनल एनर्जी क्या होता है, उसके बाद हीट और वर्क। अगेन सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। सो आई होप आप लोग अपनी ये लर्निंग मेरे साथ एंजॉय करेंगे। मैं हूं डॉक्टर ऋतु जौहर, आपकी एजुकेटर फ्रॉम द चैनल H2O द A to Z ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए अपने कॉपीज और पेन्स को तैयार कीजिए, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनर्जी की डेफिनेशन से। व्हाट इज एनर्जी? दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को एक सिस्टम माने, तो अगर आपको काम करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना खाने से मिलती है। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी टू डू वर्क विल बी कॉल्ड एज एनर्जी। अगर एनर्जी होगी तो काम होगा, अगर एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। और इससे हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल। एनर्जी को हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हम एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो वर्क करता है तभी वो एनर्जी जनरेट होती है फ्रॉम फूड। सो वर्क एंड एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अब हमारे पास दो तरह के फंडामेंटल फॉर्म्स हैं एनर्जी के। वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकेंड इज काइनेटिक एनर्जी, जिन्हें आप लोग ऑलरेडी फिजिक्स में डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। यहाँ पे कुछ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मैं भी देना चाहूंगी। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी, आप सबको मालूम है फॉर्मूला क्या है, mgh, and this is by the virtue of the position of the system in space. जबकि काइनेटिक एनर्जी, this is equal to half mv square, this is by the virtue of the motion of an object. अब आप लोगों ने सबने इस सब को पढ़ा हुआ होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। इसका मीनिंग क्या होता है? बाय द वर्च्यू ऑफ पोजिशन ऑफ द सिस्टम इन स्पेस। आपको अंडरस्टैंड यहाँ पे ये करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट के पार्ट हो, जब हम उन्हें यूनिवर्स में देखते हैं तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरे पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की तरफ या तो अट्रैक्टिव फोर्स फील करते हैं या एक रिपल्सिव फोर्स फील करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट या पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए हम ये कह सकते हैं। तो सपोजिटली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अब अगर इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है और अगर हम इनको फोर्स करके दूर भेजेंगे तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। और अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है और ये पास ही आ रहे हैं तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। और अगर ए और बी के बीच में रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, तो ये इन दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स या ऐसे पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को अगर हम पास में लेकर आएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर ये दूर जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी। सो यहाँ से हमारे पास आया कि उनकी क्या पोजीशन है सिस्टम में, पोजीशन क्या है सिस्टम की स्पेस में, उससे उसकी पोटेंशियल एनर्जी गवर्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम
ये अर्थ का सरफेस माने, उसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, राइट। तो आप सबको मालूम है कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। इसका मतलब है कि ये किताब क्या फील कर रही है अर्थ की सरफेस के साथ, अट्रैक्शन। अब अगर हम इस बुक को ऊपर लेकर जाएं टू अ हायर लेवल, इसका मतलब है कि हम अर्थ को और बुक को दूर दूर कर रहे हैं, और उन दोनों के बीच में क्या था, अट्रैक्टिव फोर्स थी। इसका मतलब है कि इस बुक की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और अगर ये बुक यहाँ पे इस लेवल पे पड़ी है और आप उसको नीचे लेके आ रहे हो तो वेल उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी और वो पास पास में आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, राइट, तो जो स्प्रिंग के पार्ट्स हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे, स्प्रिंग के पार्ट्स को पास पास में लेके आने की कोशिश करोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और अगर इसको खींच के दूर दूर करने की कोशिश करोगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा कंसेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अगर आप लोगों को अभी तक नहीं अंडरस्टैंडिंग थी तो वेल यहाँ से एक बहुत सिंपल मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी वो याद करने का आपको मिल सकता है कि किसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ेगी और कैसे कम होगी। और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, तो वो आप सब जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे कि अगर ये कैरम बोर्ड है, यहाँ पे एक स्ट्राइकर है, वेल अगर आप इस पे स्ट्राइक करेंगे ये मूव करेगा, तो अब इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक बुक पड़ी है, राइट, तो इसके पास क्या है, स्टेशनरी है, तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब ये यहाँ से अगर हम नीचे फेंक दें टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, और जब ये सरफेस को टच करेगा तो दैट इज ओनली व्हाट इट विल बी हैविंग, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दे आर इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म्स। सो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। तो अब हम इसके कुछ यूनिट्स भी देख लेते हैं, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज SI यूनिट, दैट इज जाउल्स, एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी possessed by 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो अगर एनर्जी दिस इज हाफ mv स्क्वायर, तो 1 जाउल क्या होगा, वेल हाफ इंटू 2 किलोग्राम जो कि उसका मास है, v स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 जाउल विल कम अप एज 1 किलोमीटर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और 1 किलो जाउल दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 जाउल्स। अब अगर जो CGS यूनिट्स है एनर्जी का दैट इज अर्ग, एंड अर्ग इज गोइंग टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड -2। और अगर हमें जाउल्स को अर्ग में कन्वर्ट करना हो तो वेल ये kg है, ये ग्राम है, तो इसका मतलब क्या हो गया 1000, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, सो 100 का स्क्वायर। So this means 3, 2, 5 and 7 zeros. So 1 joule is going to be equal to 10 to the power 7 ergs. और एनर्जी के जो यूनिट्स होते हैं वो जाउल्स और अर्ग के अलावा कैलोरीज भी होते हैं। तो कैलोरीज का जो कन्वर्जन है इनटू जाउल्स दैट इज 1 कैलोरी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4.184 joules, and 1 kilocalorie is 10 power 3 calories, so this will be equal to 4.184 kilojoules. So ये आप लोगों को याद रखने हैं, आपको फिजिक्स में भी हेल्प करता है और केमिस्ट्री में भी हेल्प करता है इन द वेरियस न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सीखनी है आपको, एक नई टर्म है दैट इज इंटरनल एनर्जी, जिसे हम E या U से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरली IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसे U से डिनोट किया जाता है, तो इसलिए हम भी इसको थ्रू आउट द कोर्स U से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ये इंटरनल एनर्जी है क्या, आपको मालूम है कि एक सिस्टम है, एक सिस्टम किससे बना हुआ होगा, वेल एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस से बना हुआ होगा। अब इन एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस के अंदर भी कुछ एनर्जी होगी, जैसे कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स आयंस मूव कर रहे हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, कुछ रेस्ट पे हैं, उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस ऑफ द सिस्टम में भी प्रेजेंट है।
तो वो सारी जो एनर्जीज एक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, वेल उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसको डिफाइन करते हैं, टोटल एनर्जी इनहेरेंटली स्टोर्ड इन अ सिस्टम, सिस्टम के अंदर अपने आप से है बिकॉज ऑफ द एटम्स, आयन एंड मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। और ये एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स के अंदर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो ये सारी एनर्जीज का अगर हम टोटल कर दें तो वेल दैट विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी और इंट्रिंसिक एनर्जी। तो हम इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब इसके लिए आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि वेल इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, पाथ ऑफ द प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, राइट। तो इसके लिए हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? वेल सपोजिटली आप सुबह उठते हैं और आपको सुबह उठते ही आपके मम्मा कहते हैं कि आपको जाना है अभी एक्सरसाइज करने के लिए। तो एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपके अंदर कुछ एनर्जी है, आप रात को सो के उठे हैं, आप फ्रेश हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो आपके अंदर वो एनर्जी है, आप उस एनर्जी को कैसे स्पेंड करते हैं, वेल ये आपकी चॉइस है कि आप साइकिलिंग करने जाओगे या आप योगा करोगे या आप जिम चले जाओगे या वेरियस फॉर्म्स जिसमें भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हो। मगर वापस जब आप एक्सरसाइज करके घंटे बाद वापस आते हैं तो वेल आप बेड पे गिर जाते हैं, बस अब तो मैं थक गया, राइट, अब मुझे खाना दे दो। तो इसका मतलब है कि आपने जो एनर्जी आपके अंदर थी उसको यूटिलाइज किया। अब ये जो एनर्जी आपके पास थी और आपने उसको यूटिलाइज कर दिया, वेल ये उस पर नहीं फर्क पड़ता कि आपने उसको किस फॉर्म में यूटिलाइज किया, सिर्फ इतनी थी और इतनी रह गई। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंडेंट है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ स्टेट फंक्शन, जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंडेंट है, वो बीच में कैसा पाथ लिया उस पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इंटरनल एनर्जी, दिस इज अ स्टेट फंक्शन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में याद रखनी है, दैट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट। तो अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं तो आपके अंदर एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आप वीक फ्रेजाइल पर्सन हैं तो वेल आपकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो कम होगी। तो वो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट एंड द नेचर ऑफ सब्सटेंस, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का 1 मोल हो तो वेल दोनों की जो इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी एट द सेम टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, ठीक है। और अगर हमारे पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का हो और 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, उनके अंदर भी जो एनर्जी होगी वेल वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि वो अमाउंट और नेचर ऑफ द सब्सटेंस दोनों पे डिपेंडेंट है एंड देयरफॉर दिस इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको हर एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो आप स्टडी करोगे उसमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या वो स्टेट फंक्शन है या वो पाथ फंक्शन है, क्या वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं। ओके, नाउ जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की एक फिक्स्ड इंटरनल एनर्जी होती है, मगर हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हम ये कह दें कि जो इंटरनल एनर्जी है वो 100 किलो जाउल्स है, हमने मेजर किया है ये 10 किलो जाउल्स है। तो ऐसे आप एक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो वैल्यूज हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम, हम उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। हम इनडायरेक्ट वेज लेते हैं जिससे हम बताते हैं कि वेल इसकी इंटरनल एनर्जी इतनी होगी, एंड फॉर एग्जांपल हम इंटरनल एनर्जी को मेजर करते हैं इनडायरेक्टली विद अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, जिसे आगे हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो आपको यहाँ पे अभी फिलहाल क्या याद करना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की हम डिटरमिन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब एसआई यूनिट्स हो गए इंटरनल एनर्जी के, तो क्योंकि ये एनर्जी है तो इसको भी हम जाउल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम अर्ग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कैलोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये कन्वर्जन्स तो अभी आपने सीखी है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है चेंज इन इंटरनल एनर्जी।
अब केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी एक केमिकल रिएक्शन गिवन हो और उसमें आपको बताना हो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो आप वो कैसे ढूंढोगे? वेल, आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया। अब जो रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी है, सपोजिटली हमने उसको कहा UR, प्रोडक्ट्स की जो इंटरनल एनर्जी है उसे हमने कहा UP। तो अगर UP माइनस UR करेंगे तो वेल आपके पास क्या आ जाएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, अब अगर ये डेल्टा U की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब क्या है? वेल, कि जो रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी है वो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है, और जब ज्यादा होगी तो वह जो बाकी का डिफरेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो एज हीट लिबरेट होगा, एंड देयरफॉर द रिएक्शन विल बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और जहां पे भी डेल्टा U पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट्स की इंटरनल एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी से ज्यादा है। ऐसी जो रिएक्शंस होंगी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके लिए हमें उसे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक और चीज जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो वो ये है कि अभी हमने कहा कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। तो अगर हम रिएक्टेंट्स को इनिशियल स्टेट माने ऑफ द सिस्टम और प्रोडक्ट्स को फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम माने, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है इनिशियल स्टेट की, अगर वो UA है और फाइनल स्टेट की UB है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा U विल बी इक्वल टू UB माइनस UA। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम माइनस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड वे हो गया इंटरनल एनर्जी को एक्सप्रेस करने का, राइट। बाकी बहुत सारी चीजें हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, सो कंसेप्ट आपका धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो नेक्स्ट अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज मोड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। कैसे एनर्जी का एक्सचेंज होता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, और उसके लिए हमारे पास दो मेजर वेज हैं, वन इज हीट एंड द अदर इज वर्क। जब भी सिस्टम की स्टेट के अंदर चेंज होगा, वेल बाउंड्री पे हम देखते हैं कि या तो हीट का एक्सचेंज होता है या वर्क का एक्सचेंज होता है। हीट का एक्सचेंज होने का मीनिंग क्या है कि वेल हीट या तो सिस्टम में अंदर आएगी या सिस्टम में से बाहर सराउंडिंग में जाएगी। और जब वर्क एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा तो वर्क विल बी आइदर डन ऑन द सिस्टम और वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। हीट का एक्सचेंज तब होता है जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट हो या टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है, और वर्क तब होता है जब टेम्परेचर के अलावा कोई भी और इम्बैलेंस ऑफ अ जनरलाइज्ड फोर्स हो। ठीक है, तो एक ऐसी फोर्स है जो कि एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, और उन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, तब वी से वर्क इज डन। और अगर ये जो जनरलाइज्ड फोर्स है ये एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस, तो वेल हमेशा जो फ्लो होगी वो होगी हीट एनर्जी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम इनको आज और डिटेल में डिस्कस करते हैं, और बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कल धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हीट ट्रांसफर, और हीट के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज स्मॉल क्यू। तो ये सब सिंबल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आगे हम इन सब के लिए हीट वर्क, इंटरनल एनर्जी, इनको कोरिलेट करने के लिए इन सिंबल्स को यूज करेंगे कुछ फॉर्मूलाज में। तो अगर आपको सिंबल का मीनिंग नहीं आता होगा तो वेल आप फॉर्मूला कैसे याद करेंगे? सो इसलिए ये सब सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हीट ट्रांसफर क्या है? वेल, एनर्जी ट्रांसफर विच अकर्स ड्यू टू अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, a temperature difference between the system and the surrounding, this is called as heat transfer। तो इसका मीनिंग ये है कि supposedly हमारे पास एक सिस्टम है which is hotter than the surrounding, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? जो सिस्टम है वो एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और होगा क्या? सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर
इंक्रीज कर जाएगा। और अगर सपोजिटली उल्टा हो, जो सिस्टम है दैट इज कूलर देन द सराउंडिंग, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम है, तो सराउंडिंग्स में से सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर करेगी अगेन इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। तो सिस्टम में सराउंडिंग से एनर्जी आएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा वेल जब तक एक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं अटेन होगा। तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट दिस अकर्स थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन टिल द थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स दे कम एट अ सेम टेम्परेचर। ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अब यहाँ पे आपको कुछ साइन कन्वेंशंस याद करने हैं। ठीक है, वो साइन कन्वेंशन क्या है पहले वो आप देखो। Q is going to be positive if heat is absorbed by the system. Heat absorbed by the system कब होगा? Well, जब system will be cooler than the surrounding. उसका टेम्परेचर कम है सराउंडिंग से, तो सिस्टम ने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। उस केस में वी से दैट Q is going to be positive. ठीक है, और अगर सिस्टम हीट को इवॉल्व कर रहा है, सराउंडिंग में हीट को दे रहा है, तो उस केस में हम कहते हैं Q is going to be negative. तो supposedly between the system and the surrounding 10 kilojoule of energy is being exchanged. ठीक है, तो अगर हम ये लिखें Q is equal to plus 10 kilojoule, तो इसका मीनिंग आप सिर्फ देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज कूलर देन द सराउंडिंग, सिस्टम एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं Q इज इक्वल टू -10 किलो जाउल, तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को 10 किलो जाउल ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट दे रहा है। ठीक है, तो ये इस साइन कन्वेंशन का मीनिंग है और इसके आगे एप्लीकेशंस करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, मगर ये चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब दूसरी चीज क्या है? वेल कि जो Q है उसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ TB माइनस TA, जहां पे TB क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एंड TA इज टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। सो इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर के डिफरेंस को यूज करते हुए हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कितना हीट का एक्सचेंज है उसको डिटरमिन कर सकते हैं। और जब भी सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज ही हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसका मतलब है कि वो एक्सचेंज की वजह से वेल जो सिस्टम और सराउंडिंग की सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसका जो चेंज है वो सिर्फ टेम्परेचर से हुआ, राइट? सिर्फ हीट एनर्जी के लॉस या गेन के साथ हुआ। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डेल्टा U होगा दैट विल बी इक्वल टू Q। डेल्टा U change in internal energy will be equal to the heat gained or lost by the system when there is no work done. सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा? जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी इक्वल टू Q, द हीट एनर्जी लॉस्ट और गेन्ड बाय द सिस्टम। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है, अभी के लिए याद रखनी है। जब हम आपको अप्लाई करना इसको सिखाएंगे वेल ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में फिट हो जाने वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए डेफिनेटली आपको इन चीजों को याद रखना है। जब इनको यूज करोगे तब ऑब्वियसली बहुत इजी होगा समझना इसको। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं वर्क पे। नेक्स्ट है वर्क, जिसे हम डिनोट करेंगे बाय द कैपिटल लेटर W। और इसका मीनिंग क्या होता है? वेल एनर्जी ट्रांसफर जब भी होगा बिकॉज कि वर्क हैज बीन डन ऑन द सिस्टम और वर्क हैज बीन डन बाय द सिस्टम, तो उसे हम कहेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर है थ्रू वर्क। अब ये ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम क्या मीनिंग है ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट आवर डिस्कशन हम ये वर्ड्स को यूज करते हैं। तो वेल सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं इसी को। तो एक डायग्राम है हमारे पास, यहाँ पे एक गैस सिलेंडर है जो कि एक पिस्टन के साथ फिटेड है और इसके अंदर कंटेन्ड है एक गैस। अगर गैस है तो ऑब्वियसली वो कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करेगी, उस प्रेशर को हमने कहा P गैस। और इस पिस्टन पे जो भी एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो होगा P एक्सटर्नल। अगर आप उस पे कुछ प्रेशर लगा रहे हैं तो वो एड ऑन हो जाएगा
टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटलीस्ट एक एटमॉस्फेयर तो है ही है जो कि इस पिस्टन पे बाहर की तरफ से प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, अब सपोजिटली इस गैस का जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर से ज्यादा है, तब क्या होगा? वेल, ये गैस अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर कम है, इसलिए ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी। ठीक है, तो पुश करेगी तो मान लो कि इस तरीके से ये अब पिस्टन का लेवल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पिस्टन की मूवमेंट है कैसे हुई? ऊपर की तरफ हुई। किसने किया? गैस ने किया। गैस क्या है? वेल, हमारा सिस्टम है, क्योंकि बाकी सारा इस सिलेंडर के अलावा जो स्पेस है दैट इज गोइंग टू बी सराउंडिंग। तो इसका मतलब है कि सिस्टम ने सराउंडिंग की तरफ वर्क किया, तो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, और अगर हम इसका ऑपोजिट लें कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर से ज्यादा होगा तो पिस्टन की डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ, ये नीचे को गैस कंप्रेस होगी। ठीक है, तो उस केस में ये सराउंडिंग्स है, एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि पिस्टन को अंदर की तरफ डाल रहा है। सो दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट? तो पिस्टन का ऊपर की तरफ का मूवमेंट, दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम। और पिस्टन का नीचे की तरफ गैस जिस तरफ है उससे गैस पे काम किया गया, गैस को कंप्रेस किया गया, गैस एक्सपैंड हुई तो गैस खुद से एक्सपैंड हुई और उसने पिस्टन को ऊपर भेजा। ठीक है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम का ये मीनिंग है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि वर्क की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। So work is said to be done whenever the point of application of force is displaced in the direction of force. अब इसका मीनिंग क्या है? अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है? यहाँ पे ये पिस्टन है। ठीक है, तो ये पिस्टन की जो वॉल है उसके ऊपर फोर्स लगी। अगर P गैस इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, जो हमने सबसे पहले कहा था, तो वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? पिस्टन है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है? अपवर्ड है। तो ये पिस्टन भी ऊपर मूव किया, फोर्स की डायरेक्शन भी ऊपर थी, तो उस केस में हम कहते हैं वर्क इज डन। और वर्क क्या होगा? दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू T। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है तो वेल दैट इज गोइंग टू बी वर्क डन। सो हम वर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। हम इसको जनरलाइज इस तरीके से कर सकते हैं, इंटेंसिटी फैक्टर इनटू कैपेसिटी फैक्टर को हम वर्क डन कहते हैं। और इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब क्या है कि उस फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, क्या वो ज्यादा है, क्या वो कम है। जैसे कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, क्या वो ज्यादा है या कम है। अगर ज्यादा फोर्स होगी तो पिस्टन ज्यादा तेजी से मूव करेगा, राइट? तो ये हो गया इंटेंसिटी फैक्टर। और कैपेसिटी फैक्टर क्या होगा कि इस पिस्टन की कितनी कैपेसिटी है ऊपर मूव करने की। अगर ये पिस्टन इमेजिन करो कि बहुत ज्यादा हेवी पिस्टन हो, आप उतनी ही फोर्स लगाओ तो ये पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट कम होगी। अगर ये एक मासलेस पिस्टन होगा तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी। तो कैपेसिटी कितनी है उस पिस्टन की डिस्प्लेस होने की, तो वो क्या बन गया? एक जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो जनरलाइज्ड फोर्स F और जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हो गया T। उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया वर्क डन, या जनरल बोलो तो इंटेंसिटी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटी फैक्टर, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। A work done on the system, this can be reversible or irreversible depending upon the magnitude of the imbalance of generalized forces. तो लास्ट लेक्चर में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल फोर्सेस सीखा था। वहां पे हमने देखा था ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स। अगर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स की वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा होता है तो वेल वर्क डन इज इरिवर्सिबल। यहाँ पे उसका मीनिंग क्या हुआ? अगर P गैस P एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा है सपोजिटली, तो वेल क्या होगा कि ये जो प्रेशर है गैस का क्योंकि ज्यादा है, तो ये पिस्टन एकदम से इस लेवल से ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट? तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर P गैस और P एक्सटर्नल में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, वेल धीरे 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 करके अगर गैस मूव ऊपर कर रही है, आई होप यू ऑल रिमेम्बर, तो उस केस में क्या था? वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस था। ठीक है, ऑलराइट।
So this will depend upon the magnitude of the imbalance of generalized forces. In the absence of any opposing force, the motion itself produces no work. अब इसका मीनिंग क्या है कि supposedly एक कार है जो कि एक रोड पे मूव कर रही है, तो वो मूव करती है क्योंकि वहां पे एक अपोजिंग फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स ना हो तो वेल जो कार है वो अपने आप से मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं. ठीक है, वो चलती रहेगी चलती रहेगी. अब अगर आप इग्निशन उसका ऑफ भी कर दोगे तो वेल तो भी वो कार मूव करती रहेगी, वो रुकेगी नहीं. तो यहाँ पे हमेशा हमें क्या याद रखना है कि हम उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, कोई भी वर्क हो ही नहीं रहा, उसके अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए अगर मोशन हो भी तो भी हम उसको कहते हैं नो वर्क इज डन. और अगर हम ऑपोजिट देखें कि अगर मोशन ना हो और आप फोर्स को अप्लाई करते रहो, चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर दो, तो भी दैट इज नो वर्क डन. ठीक है, तो जैसे कि आप एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हैं, आप उसको प्रेस करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, 1 लोग 2 लोग 10 लोग फोर्स लगा रहे हैं, मगर वो वॉल अपनी जगह पे ही खड़ी है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, तो इन दैट केस ऑल्सो वर्क इज नॉट डन. और इसका सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यही होता है कि आप बैठ के पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे पढ़े, मगर अगर आप वहां से नहीं उठे तो वेल यू हैव नॉट डन एनी वर्क, कोई भी काम नहीं किया आपने. ठीक है, सो अगर एब्सेंस ऑफ मोशन हो, मूवमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो दीवन द स्ट्रॉन्गेस्ट अप्लाइड फोर्स दिस विल नॉट बी एबल टू जनरेट एनी वर्क. अब वेरी इंपॉर्टेंटली हमें कुछ साइन कन्वेंशंस याद करनी है, जैसे कि हमने हीट के लिए याद की, तो वर्क के लिए भी याद करनी है. और यहाँ पे क्या याद करना है कि डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम इंक्रीजेस इट्स एनर्जी, सो वर्क डन इज पॉजिटिव. ठीक है, तो जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम डिक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी, हेंस वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो ये आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है, जो कि हम आगे थर्मोडायनेमिक स्टडी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. ये सब वो बेसिक चीजें हैं जो कि आप ऑलरेडी फिजिक्स में स्टडी कर चुके हो. सो नेक्स्ट अब जल्दी से टेबुलेट कर देते हैं कुछ डिफरेंसेस बिटवीन हीट एंड वर्क. तो सबसे पहले कि हीट की जो ड्राइविंग फोर्स है दैट इज अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, अ डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर. डिफरेंस होगा तो हीट इज गोइंग टू बी द एनर्जी ट्रांसफर कॉज. ठीक है, और वर्क के लिए ड्राइविंग फोर्स इज गोइंग टू बी द इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस. तो दो साइड्स पे अगर इम्बैलेंस होगा फोर्स का, ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स, एक्सेप्ट अगर वो फोर्स टेम्परेचर हो, तो वेल उस केस में हम क्या कहेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस थ्रू work. Heat is energy transferred due to the imbalance of forces at microscopic level, whereas work done is energy transferred due to imbalance of forces at macroscopic level acting through a distance. Heat is a random form of energy transfer, whereas work is an ordered form of energy transfer. तो ये कुछ differences हैं जो कि आपको इससे related याद रखने हैं. सो नेक्स्ट है, हम जल्दी से हीट और वर्क के यूनिट्स को लिख लेते हैं. ऑलरेडी आप लोग एनर्जी के यूनिट्स देख चुके हो, तो असेंशियली हीट एंड वर्क दे आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो यूनिट्स भी सेम ही रहेंगे. तो अब यहाँ पे इनको जल्दी से टेबुलेट कर देते हैं सो दैट कि आपके दिमाग पे कोई भी कंफ्यूजन किसी भी यूनिट को लेकर ना हो. तो सबसे पहले हीट, तो हीट को मेजर करते हैं हम कैलोरीज में, किलो कैलोरीज में, जूल्स में या किलो जूल्स में, सच दैट 1 calorie will be equal to 4.184 joules and 1 kilocalorie is going to be equal to 4.184 kilojoules. The SI unit of heat is going to be joules. Work is going to be measured in erg or joules such that 1 joule is equal to 10^7 erg. So ये values मैं आपको already बता भी चुकी हूँ और ये आपको याद रखनी है, ये बहुत important है. Physics में भी important है और chemistry में भी important है. The SI unit of work is going to be joule. Or 1 joule is going to be equal to 1 Newton meter. This will be equal to 1 kg meter square second minus 2. अब ये कहाँ से आया? Well, ये यहाँ से आया कि work is equal to force into distance. Force का SI unit Newton, distance का SI unit meter. तो this will be equal to Newton meter equal to 1 joule.
और फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसके यूनिट लिखेंगे तो वर्क विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। सो मास के यूनिट हो गए किलोग्राम, एक्सेलरेशन के यूनिट हो गए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्टेंस का हो गया मीटर। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। तो ये आगे आपके पास वर्क के यूनिट्स एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। अब आपको वेरी इंपॉर्टेंटली एक याद रखना है कि सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज एज हीट एंड वर्क नहीं होता, और भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल रेडिएंट हीट, जो कि सन की हीट है, रेडिएंट एनर्जी होती है। आप उसको आगे अपकमिंग कोर्सेज में फिजिक्स में डिटेल में अंडरस्टैंड करोगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर ऑल्सो द मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अभी हमने स्टडी किया कि हीट और वर्क दे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स। तो ये इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड मैकेनिकल वर्क कहाँ से आया? तो जूल एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी मैकेनिकल वर्क करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो वेल हीट भी जनरेट होती है। ठीक है, और अगर एक साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसमें जितना भी नेट मैकेनिकल वर्क डन होता है बाय द सिस्टम, दिस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द हीट प्रोड्यूस्ड आल्सो। ठीक है, सच दैट W is going to be directly proportional to Q, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट को हटाएंगे तो दिस बिकम्स इक्वल टू W इक्वल टू JQ। तो ये J क्या है? वेल J है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस इज कॉल्ड एज द जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और इसकी जो वैल्यू आई वो थी 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग या 4.184 जूल्स। ठीक है, सो इसका मीनिंग ये है कि अगर 4.184 इंटू 10⁻⁷ अर्ग या 4.184 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को स्पेंड किया जाता है, इतना वर्क किया जाता है, तो 1 कैलोरी ऑफ हीट is produced. So before अब हम इस लेक्चर को फिनिश करें, जल्दी से साइन कन्वेंशंस फॉर हीट एंड वर्क को दोबारा से रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये हमारी थर्मोडायनेमिक स्टडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो साइन है W का और Q का, वो रिलेटेड है इंटरनल एनर्जी की चेंज के साथ। जब भी हम कहेंगे कि वर्क या हीट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि द एनर्जी हैज बीन सप्लाइड टू द सिस्टम, चाहे वो हीट की वे में हो, चाहे वो वर्क के फॉर्म में हो, राइट। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की हमेशा इस केस में इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, तब Q विल बी पॉजिटिव, internal energy increase करेगी, and when work is done on the system, W will be positive, again internal energy increase करेगी। और जब हम कहेंगे कि W या Q नेगेटिव है, इसका मतलब है कि the energy has been evolved by the system in form of heat or work, और internal energy of the system, therefore this is going to decrease। तो अगेन हीट जब इवॉल्व हुई तो Q is going to be negative and work done by the system, work is going to be negative, right? Heat absorbed Q positive, heat evolved Q negative, work done on the system Q positive, work done by the system Q negative। तो ये आपको याद रखना है, इसे हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं। So that would be all for this lecture. I hope आप लोगों ने आज का ये लेक्चर मेरे साथ एंजॉय किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। सो आई होप आप लोग नेक्स्ट लेक्चर मिस नहीं करना चाहेंगे। सो प्लीज बी विद मी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। सी यू अगेन। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।